नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज के मंथली रिवीजन में। आज हम 1 से 29 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आपसे माफी चाहता हूँ कि इस बार मंथली रिवीजन की वीडियो आने में थोड़ी लेट होगी, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो में कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहा हूँ। उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। सब चीज ठीक होते ही आपको प्रॉपर वीडियो मिलने लगेगी। और अभी हाल ही में काम के सिलसिले में भी मुझे दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है और मैं पूरी तरीके से भी शिफ्ट नहीं हो पाया हूँ, जिसकी वजह से भी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो चीजें चल रही हैं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने लगेगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैं पूरी तरीके से सारी वीडियो प्रोवाइड करूं, और जैसे भी हो पा रहा है आपसे वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं। अगर कोई असुविधा आपको हो रही है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको इस वीडियो में वो सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो 12 से 22 तक के जो वीडियो मैंने नहीं बनाए हैं, वो भी इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा अभियान अब निम्न में से किस नाम से जानी जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सबके लिए शिक्षा के नाम से जानी जाएगी। भारत सरकार द्वारा असाक्षरों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले योजना प्रौढ़ शिक्षा अभियान एक बार फिर से प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा अभियान अब सबके लिए शिक्षा के नाम से जानी जाएगी। आजादी से ही वयस्कों के लिए चलाए जा रहे शिक्षा अभियान को प्रौढ़ शिक्षा नाम से जाना जाता रहा है। 75 साल बाद इसके नाम में बदलाव किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां मगरमच्छों की गणना करने हेतु कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली व बिलासपुर से 25 भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण की टीम आए थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भैंसादरहा में आए थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांगेर घाटी उद्यान में भैंसादरहा है। यहाँ मगरों को उनके स्वाभाविक परिवेश में रखा गया है। भैंसादरहा जगदलपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर है। हाल ही में यहाँ मगरमच्छों की गणना कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली व बिलासपुर से 25 भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की टीम ने की है। जानकारी के मुताबिक उद्यान में 35 मगरमच्छ मौजूद हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन आए थे, कहाँ आए थे, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी नई अम्ब्रेला योजना की शुरुआत की जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 10 नई अम्ब्रेला योजना की शुरुआत की जाएगी। एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण व सशक्तिकरण हेतु छत्तीसगढ़ में 10 नई अम्ब्रेला योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 628 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अम्ब्रेला स्कीम विशेषकर महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा और विकास की योजना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अम्ब्रेला योजना की शुरुआत 22 नवंबर 2017 को हुई थी। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा कि अम्ब्रेला योजना जो है ना 22 नवंबर 2017 को शुरू हुई थी। अब छत्तीसगढ़ में 10 नई अम्ब्रेला योजना की शुरुआत की जाएगी, तो ठीक है, जिसके अंतर्गत 628 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, महिलाओं की सुरक्षा, देखभाल और विकास, ये है अम्ब्रेला योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के लोगों को हर महीने कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने की घोषणा की है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की है। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। अगला प्रश्न है, फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत सरकार के बौद्धिक किस्म अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने यहाँ की 436 किस्म को जैव विविधता प्रमाण के लिए वास्तविक प्रजनन प्रमाणन जारी किया है। इसका अर्थ है कि छत्तीसगढ़ समेत देश और पूरी दुनिया में पाई जाने वाली 436 फसलें ऐसी है जिनकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में हुई है। इसमें केवल धान की 401, सरसों की 3 व टमाटर की 1 किस्म शामिल है। फसल जैव विविधता में उड़ीसा पहले पायदान पर है,
जिसके 775 फसल प्रजातियों को प्राधिकरण से प्रमाण पत्र जारी किया गया है। और ध्यान रखिए दोस्तों, देश भर में कुल 5150 फसल प्रजातियों को प्रमाणन जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के 1800 फसल प्रजातियों की पहचान कर वास्तविक प्रजनक प्रमाणन के लिए भेजा गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन सा है? उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ के 436 किस्मों को जैव विविधता प्रमाण के लिए वास्तविक प्रजनक प्रमाणन पत्र जारी किया गया है, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में उत्पत्ति होती है, 436 किस्मों की। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभाग के द्वारा न्योता भोजन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू करने का निर्णय लिया गया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने न्योता भोजन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न भोजन के तहत भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन में दिए गए तिथि भोजन को छत्तीसगढ़ में न्योता भोजन के नाम से चालू किया जा रहा है। न्योता भोजन योजना का उद्देश्य समुदाय के बीच अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि तथा सभी समुदाय के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना है। यह योजना सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। इस योजना के तहत बच्चों को पूरा भोजन नहीं बल्कि केवल मिठाई, नमकीन अथवा फल प्रदान कर सकेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्योता भोजन हेतु किसी प्रकार के कैश अथवा चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ से दूसरे तरीके से भी क्या पूछ सकता है कि न्योता भोजन योजना के तहत बच्चों को क्या प्रदान नहीं किया जाएगा या क्या प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से दो प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या नहीं किया जाएगा या क्या क्या किया जाएगा। तो क्या क्या प्रदान किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, मिठाई प्रदान की जा सकती है, नमकीन और फल प्रदान किए जा सकते हैं, इतना ही प्रदान किया जा सकता है। क्या प्रदान नहीं किया जा सकता, तो पूरा भोजन प्रदान नहीं किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और न्योता भोजन हेतु ना किसी प्रकार के कैश स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म भोजन को सामुदायिक भागीदारी की बदौलत और अधिक पोषक बनाने की अभिनव पहल की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित फिश फीड प्लांट किस जिले में स्थापित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले में स्थापित है। भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित फिश फीड प्लांट राजनांदगांव जिले के सुखरी में स्थापित है। आईबी ग्रुप ने सुखरी राजनांदगांव में एबिस फिश फीड प्लांट का भव्य लोकार्पण किया है। यह प्लांट जलवायु अनुकूल फ्लोटिंग फिश फीड का उत्पादन करता है। यहां से भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ध्यान रखना आप क्या यहाँ से आपको दूसरे तरीके से कैसे प्रश्न पूछेगा कि आईबी ग्रुप ने एबिस फीड फिश प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया है। तो राजनांदगांव जिले में तो किया है, लेकिन कहाँ किया है, तो सुखरी में किया है। ठीक है, सुखरी गांव में किया है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में चर्चित नियत नेल्ला नार योजना का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आपका अच्छा गांव योजना, ये इसका अर्थ है। चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो 15 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों पर विकास में तेजी लाने के लिए नियत नेल्ला नार योजना की शुरुआत की है। नियत नेल्ला नार योजना का अर्थ आपका अच्छा गांव होता है। इस योजना के तहत माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों के गांव का विकास होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रभावित क्षेत्रों के गांव का विकास होगा। ठीक है, इसमें 14 नए कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित गांव के ग्रामीणों को शासन की 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। यदि भविष्य में केंद्र एवं राज्य से और बजट की आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकार वह भी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि नियत नेल्ला नार योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब हुई है। तो ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई है, जिसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव योजना। इस योजना के तहत क्या होगा, उद्देश्य क्या है इसका, माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों के गांव का विकास करना है। ठीक है, और इसके तहत कितने योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित और भी पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको भी हम आगे पढ़ लेते हैं।
इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों में सुविधाएं और लाभ प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। और नियत नीलनार योजना जो है ना वो बस्तर क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है। ये भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि नियत नीलनार योजना को छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है। तो बस्तर क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है, जिसके तहत माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों के गांवों का विकास होगा। ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुभारंभ किया है। 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया है। इसके लिए केंद्र सरकार प्रत्येक स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 6वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, पेंटिंग, संगीत, नृत्य जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ी सहित सभी स्थानीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। और नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ी सहित हल्बी, गोंडी, भतरी, सरगुजिया के लिए सरकारी चैनल शुरू करेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च में सबसे अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशी निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीमती अनिला भेड़िया जी हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च की राशि लिमिट 40 लाख रुपए थी। और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खर्च कांग्रेस की श्रीमती अनिला भेड़िया ने किया है। उन्होंने लिमिट के विरुद्ध 96% यानी 38,59,871 रुपए खर्च किए हैं। वहीं कांग्रेस के रामकुमार यादव ने सबसे कम खर्च किया है। उन्होंने 7% खर्च किए यानी कि कुल 2,65,764 रुपए खर्च करके चुनाव जीत लिया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट तैयार किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में यह प्लांट तैयार किया जाएगा। डीआरडीओ की मदद से बिलासपुर में रहने वाले नमन ने बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट तैयार किया है। डीआरडीओ की मदद से बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट तैयार किया गया है। इस बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट में सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया जाएगा। जैकेट का निर्माण प्रारंभ होते ही विदेश की निर्भरता कम हो जाएगी। अभी तक बैलिस्टिक फैब्रिक के लिए कोरिया, तुर्की, इजराइल और नीदरलैंड से आयात पर हमारी निर्भरता रही है। दावा किया जा रहा है कि यह देश की पहली इकाई होगी जहां बैलिस्टिक फैब्रिक का उत्पादन होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उज्जैन और काशी की तर्ज पर कौन सा कॉरिडोर बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है? इसी को दूसरे तरीके से कैसे बोलेगा? छत्तीसगढ़ में उज्जैन और काशी की तर्ज पर कौन सा कॉरिडोर बनाने की पहल की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजिम कॉरिडोर बनाने की पहल की गई है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। और इस मुलाकात में बृजमोहन अग्रवाल ने शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 शक्तिपीठों को जोड़ने एवं विकसित करने तथा राजिम कॉरिडोर के निर्माण सहित पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 63 राज्य संरक्षित स्मारक हैं। उज्जैन और काशी में बनाए गए भव्य कॉरिडोर की तरह राजिम मंदिर परिसर को विकसित करने के लिए कॉरिडोर बनाने हेतु 75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने की मांग की है। मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि 4 धाम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के केंद्रों को शक्तिपीठ योजना के तहत विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ सूरजपुर के कुदरगढ़, चंद्रपुर के चंद्रहासनी मंदिर, रतनपुर का महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ के बंगलेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में चरणबद्ध ढंग से पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने इसे पर्यटन मंत्रालय की योजना में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। अगला प्रश्न है, रायपुर के आरंग को अब कौन से नगर के नाम से जाना जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोरध्वज नगर के नाम से जाना जाएगा।
संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने राजा मोरध्वज महोत्सव के समापन पर घोषणा की है कि आरंग को अब मोरध्वज नगर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा है कि आरंग और आसपास के क्षेत्रों में बिखरे पुरातात्विक अवशेषों को सहेजने के लिए 25 लाख रुपए की लागत से आरंग में संग्रहालय बनाया जाएगा। उन्होंने राजा मोरध्वज महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। अगला प्रश्न है, 67वीं राष्ट्रीय शालेय बेसबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023-24 का विजेता कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ बना है। 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023-24 के तहत बालक बालिका 14 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के बेसबॉल मैच में छत्तीसगढ़ ने सभी वर्गों में जीत हासिल कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों में दिल्ली को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है और इसमें जो उप विजेता है वो दिल्ली रहा है। प्रतियोगिता में बालक बालिका 14 एवं 19 आयु वर्ग में दिल्ली की टीम उप विजेता रही है। आयोजन स्थल कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 31 जनवरी 2024 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसके तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण परिश्रमिक 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा प्रदान किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इन नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75% एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपात संघ द्वारा 25% धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य में महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह अर्थात साल में 12,000 रुपए आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने का पात्र किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूलों के लिए बजट की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 211 स्कूलों के लिए प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना के तहत संचालन किए जा रहे 211 स्कूलों के लिए बजट की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। गौरतलब है कि पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके तहत स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, खेल उपकरण, प्रयोगशालाएं आदि सुविधाएं विकसित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना के तहत 211 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर 193, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर 18 शालाएं शामिल है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो पीएम श्री योजना के तहत जो भी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं ना, उनके लिए उनमें 211 स्कूलों के लिए बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन हुआ है और इसमें ना प्रारंभिक स्तर मतलब प्राइमरी स्कूल जो है ना वो 193 है और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के 18 शालाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन निम्न में से किस जिले में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरिया जिले में किया गया है। कोरिया जिले में जिला प्रशासन द्वारा 1 व 2 फरवरी 2024 को झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर लगभग 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा झुमका जल महोत्सव 2024 में कुछ घोषणाएं की गई हैं, जिसमें से झुमका जलाशय बैकुंठपुर और घुनघुट्टा जलाशय सोनहट को पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ छात्र छात्राओं के हित में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोरिया में नालंदा परिसर की
घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि को कब तक बढ़ा दी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की अवधि 4 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी है। शनिवार 3 फरवरी एवं रविवार 4 फरवरी को भी उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी सामान्य दिनों की तरह बेच सकेंगे। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रविवार को भी ना धान की खरीदी की जाएगी। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों के 144.38 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी की जा चुकी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी की शुरुआत की गई थी और यह खरीदी 31 जनवरी 2024 तक होनी थी, लेकिन सरकार ने फैसला लेते हुए इस खरीदी की तारीख को 4 फरवरी 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के ट्रांसलेटर में 2 और भारतीय भाषाओं छत्तीसगढ़ी तथा मणिपुरी को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने छत्तीसगढ़ी भाषा को अपने ट्रांसलेटर में शामिल किया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपने अनुवादक मंच माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर में 2 भारतीय भाषाओं जिसमें से छत्तीसगढ़ी तथा मणिपुरी को शामिल किया है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर अब कुल 20 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने में मदद करेगा। इसमें असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम भाषाओं के साथ साथ अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ी भाषा को भी शामिल किया गया है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी और मणिपुरी को शामिल करना अपनी नवीन भाषा प्रौद्योगिकियों तथा समाधानों के जरिए भारत की भाषाई विविधता का समर्थन और उन्हें सशक्त बनाने की कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। तो ध्यान रखें दोस्तों, दूसरे शब्दों में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ी भाषा को किस कंपनी के ट्रांसलेटर में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा को माइक्रोसॉफ्ट में शामिल किया गया है और एक साथ 2 भाषा शामिल की गई है जिसमें छत्तीसगढ़ी और मणिपुरी शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले के पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गरियाबंद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां से इस प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, हाल ही में चलाया गया अभियान नया सवेरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो कुपोषण से, नशे के विरुद्ध, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नशे के विरुद्ध से जो है ना नया सवेरा अभियान जो है संबंधित है। गरियाबंद जिले में नशे के विरुद्ध गरियाबंद पुलिस द्वारा नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति के लिए पुलिस ने कुल 22 ग्रामों में ग्राम रक्षा समिति का भी गठन किया है। इस योजना का शुभारंभ 21 दिसंबर 2023 को पुलिस अधीक्षक गरियाबंद ने किया था। समाज के युवा एवं बच्चे तेजी से नशे का शिकार हो रहे हैं। इस तेजी से फैल रहे बीमारी रूपी नशे को खत्म करने गरियाबंद पुलिस विशेष अभियान नया सवेरा की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में क्रेडा द्वारा कितने पीएम श्री स्कूलों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 83 स्कूलों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में क्रेडा द्वारा 83 पीएम श्री स्कूलों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत प्रदेश के ऐसे अविद्युतीकृत स्कूल भवनों में अनियमित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए विभिन्न क्षमता के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा रही है। क्रेडा द्वारा छत्तीसगढ़ में अब तक 1152 स्कूलों में 1504 किलोवाट क्षमता के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही 39 समग्र शिक्षा अंतर्गत स्कूलों में और विद्युतीकरण के कार्य प्रगतिरत हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना के तहत संचालित किए जा रहे 211 स्कूलों के लिए बजट की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और ध्यान रखें दोस्तों, क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में भी हमने ये पढ़ा था कि पीएम श्री योजना के तहत संचालित किए गए कितने स्कूलों के लिए बजट की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 211 स्कूलों के लिए प्रदान की गई है। और छत्तीसगढ़ में जो है ना पीएम श्री योजना के तहत 211 स्कूलों को ही सिलेक्ट किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित हसदेव ताप विद्युत ग्रह यह किस जिले में स्थित है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरबा जिले में स्थित है। दोस्तों हाल ही में यह चर्चा में रहा है, जिसकी वजह से मैंने इस प्रश्न को ऐड किया है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने 210 मेगावाट हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम की 210 मेगावाट इकाई 2 को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चेयरमैन श्री पी दयानंद ने इस यूनिट को 3 लाख रुपए का पारितोषिक व प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र की जो 210 मेगावाट की इकाई है ना, दूसरी इकाई, उसको सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत ग्रह का पुरस्कार मिला है। कोरबा पश्चिम की इकाई को मिला है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कोरबा पश्चिम की ताप विद्युत ग्रह को मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित गोड़ेना वाटरफॉल निम्न में से किस अभ्यारण्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदंती अभ्यारण्य में स्थित है। उदंती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के रायपुर देवभोग मार्ग पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की सीमा पर गोड़ेना वाटरफॉल स्थित है। करलाझर ग्राम से 8 किलोमीटर की दूरी पर गोड़ेना जलप्रपात स्थित है। इस वाटरफॉल में करीब 400 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। रंग बिरंगी चट्टानों के सामान्य ढाल से लगभग 250 मीटर बहते पानी को बच्चे फिसलन पट्टी के रूप में उपयोग करते हैं। निम्न में से किस जलप्रपात के दोनों छोर में इंद्रधनुष पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चित्रकूट जलप्रपात में किया जाएगा। मिनी नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात के दोनों छोर चित्रकूट व तीर्था में इंद्रधनुष पार्क का निर्माण किया जाएगा। मनोरंजन की सुविधा का विस्तार करने 7 करोड़ 12 लाख की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बजट से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं है। बजट के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको बजट भी आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। उससे संबंधित सारे प्रश्नों की वीडियो अलग से हम बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क निम्न में से किस जिले में बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सूरजपुर जिले में बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में बनाया जाएगा। यह एस्ट्रो पार्क 2 एकड़ में बनाया जाएगा। एस्ट्रो पार्क में पेड़ पौधों के अलावा 9 ग्रहों के मॉडल भी तैयार किए जाएंगे। इस पार्क में मोबाइल तारामंडल का निर्माण भी किया जाएगा। सरगुजा संभाग के जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देश में सूरजपुर का भैंसा मुंडा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सरगुजा संभाग में एस्ट्रो पार्क सूरजपुर जिले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 144.92 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब तक की सबसे बड़ी धान की खरीदी हुई है। इस बार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक चलने वाले इस धान खरीदी अभियान में 24,72,000 से अधिक किसानों 144.92 लाख टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अब तक हुई यह सबसे बड़ी धान खरीदी है। इस वर्ष 130 लाख टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया था। इस साल धान की खरीदी की तुलना करने पर यह पिछली खरीदी से 37.39 लाख टन अधिक है। पिछले साल खरीफ सीजन में 107.53 लाख टन धान की खरीदी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी कब से कब तक चली थी? 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक जो है धान की खरीदी चली थी, जिसको 4 दिन और बढ़ाकर 4 फरवरी 2024 तक धान खरीदी की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धान खरीदी का अभियान चला था, जिसमें 144.92 लाख टन धान की खरीदी की गई है। इसका अनुमान कितना था? 130 लाख टन का अनुमान था, लेकिन 144.92 लाख टन, अप्रॉक्स 145 लाख टन की धान की खरीदी की गई है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में कितनी अधिक है? तो 37.39 लाख टन अधिक है ना। और पिछले साल कितनी खरीदी की गई थी धान की? तो खरीदी की गई थी 107.53 लाख टन की खरीदी पिछले खरीफ विपणन वर्ष मतलब 2022-23 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल हम जान लेते हैं। इस बार खरीफ विपणन वर्ष में सबसे अधिक धान की खरीदी महासमुंद जिले से हुई है और दंतेवाड़ा जिले से सबसे कम धान खरीदा
गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ना इस साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान की खरीदी की है। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से धान की खरीदी की गई है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, धान खरीदी की अवधि को 31 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 4 फरवरी 2024 कर दी गई थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल पंजीकृत किसान जो थे 26.85 लाख किसान थे, जिसमें नए पंजीकृत किसानों की संख्या 2.66 लाख थी। कुल धान खरीदी केंद्र जो छत्तीसगढ़ में है 2739 धान खरीदी केंद्र है। ठीक है, क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस लेखक को सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप से सम्मानित किया जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल को किया जाएगा। लेखन और जीवन के समग्र अवदान के लिए इस वर्ष अमर उजाला का सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप हिंदी के प्रख्यात रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल और हिंदीतर भाषाओं में मलयालम लेखक एमटी वासुदेवन रायर को दिया जाएगा। 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव जिले में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी लेखन क्षेत्र में अद्वितीय अवदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करता भी है। इनकी रचनाएं वह आदमी चला गया, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, लगभग, जय हिंद, खिलेगा तो दिखेंगे, ऐसे इनके बहुत सारे और भी रचनाएं हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि इस बार अगर ये न्यूज में है तो इनसे संबंधित रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को कब से लागू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 मार्च 2024 से लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना में पात्र महिलाओं को 1 मार्च 2024 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए के मान से साल में 12,000 रुपए की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। महतारी वंदन योजना के लिए महिलाओं से 5 से 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, महतारी वंदन योजना जो है ना 1 मार्च 2024 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। ठीक है। जिसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? इसका संचालन जो है ना, मतलब इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपए की प्रति माह के मान से साल में 12,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरण किया जाएगा। चलिए अब इसमें पात्रता और शर्तें भी हैं जो हम जान लेते हैं। तो महतारी वंदन योजना के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों में महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। जिसके अलावा जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष विवाहित महिला की आयु 1 जनवरी 2024 से 21 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला भी पात्र होंगी। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1,000 रुपए प्रति माह की मान से 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रति माह 1,000 रुपए से कम की राशि मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1,000 रुपए मासिक राशि प्राप्त हो सके। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिनको दूसरे पेंशन योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं हैं, उनको अगर 1,000 रुपए से कम की राशि मिल रही है ना, जैसे किसी को 500 रुपए मिल रही है, तो उनको एक्स्ट्रा 500 रुपए देके उस राशि को 1,000 रुपए किया जाएगा, जिससे उनको महीने में 1,000 रुपए की राशि प्राप्त हो सके। अधिकतम अधिकतम राशि है यह। ठीक है। तो 1,000 रुपए से अगर जितने भी कम आपकी राशि है उसमें अतिरिक्त राशि को मिलाया जाएगा। ठीक है। तो जिससे वो 1,000 रुपए हो जाए, यही इसकी पात्रता एवं शर्तें हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला आधुनिक बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट स्थापित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजनांदगांव जिले में स्थापित है। राजनांदगांव जिले में देश का पहला आधुनिक बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट स्थापित है। बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते दोहन को रोकने के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डोंगरगांव और डोंगरगढ़ क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक देश का सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा भंडारित करने वाला सोलर प्लांट है। 1 फरवरी से इस संयंत्र में बिजली कंपनी को पावर की सप्लाई शुरू कर दी है और दिन में 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
देश का पहला आधुनिक बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कहाँ है? राजनांदगांव जिले में। ठीक है, इस प्लांट को कहाँ लगाया गया है? डोंगरगांव और डोंगरगढ़ क्षेत्र में लगाया गया है, जिसमें से 100 मेगावाट सोलर ऊर्जा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इस प्लांट में भारी भरभक्कम बैटरी स्टोरेज का उपयोग किया जा रहा है। यह आधुनिक बैटरी सोलर प्लांट के सोलर पैनल राजनांदगांव जिले में विभिन्न गांवों में खाली जमीन पर लगाए गए हैं। ठीक है, इस पर लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सोलर प्लांट की सप्लाई से होने वाली बिजली राजनांदगांव के ठेलकाडीह स्थित 132 किलोवाट क्षमता के सब स्टेशन में आएगी और ठेलकाडीह सब स्टेशन के माध्यम से यह सोलर एनर्जी दूसरे राज्यों में सप्लाई की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पूर्व सरकार की किस योजना को बंद कर दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव युवा मितान क्लब योजना को बंद कर दिया है। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता योजना पर अभी कोई अपडेट नहीं है, तो इससे संबंधित कोई भी अपडेट्स आपको अभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, इस योजना को बंद करने का सरकार ने अभी कोई घोषणा नहीं किया है। इसका मुताबिक यह है कि बेरोजगारी भत्ता योजना अभी चालू है, बट इससे कोई संबंधित कोई भी अपडेट्स अभी नहीं है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व सरकार की योजना राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया है। इस योजना से पिछले 3 साल में 132 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 13,242 राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा था। राजीव युवा मितान क्लब को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपए के मान से सालाना 1 लाख रुपए प्रत्येक क्लब को दिए जा रहे थे और इस योजना का जो शुभारंभ था 18 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया था। अगला प्रश्न है, 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राजनांदगांव जिले में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया था। 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 में इंडियन एयर फोर्स नई दिल्ली ने पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली को हराकर प्रतियोगिता अपने नाम कर लिया है। यह प्रतियोगिता दिग्विजय स्टेडियम समिति अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रोफोर्ड हॉकी स्टेडियम में खेली गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कुमेली झरना किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरजपुर जिले में स्थित है। कुमेली झरना सूरजपुर जिले के रामानुज विकासखंड में स्थित है। यह झरना जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे सूरजपुर जिला मुख्यालय से सबसे करीब का झरना माना जाता है। दोस्तों, रामानुजनगर तहसील जो है ना सूरजपुर जिले में है और रामानुजगंज तहसील बलरामपुर जिले में है। अब ये दोनों मैंने आपको क्यों बताए हैं, क्योंकि आपको इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि कुमेली झरना निम्न में से किस तहसील में स्थित है? तो रामानुजनगर तहसील में स्थित है। तो रामानुजनगर तहसील जो है ना वो सूरजपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो जिला या तहसील किसी भी तरीके से आपको इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ में कितनी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2024 को राजधानी रायपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़कर छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ में 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इसमें 18,897 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15,530 करोड़ रुपए की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस महोत्सव में पहली बार महानदी आरती शुरू होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है, सिरपुर महोत्सव में पहली बार महानदी आरती शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक सिरपुर महोत्सव का आयोजन 24 फरवरी से 26 फरवरी 2024 तक होगा। सिरपुर में पहली बार श्री गंधेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट समिति एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। सिरपुर महोत्सव में स्नान के लिए पहली बार कुंड बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दामाखेड़ा का नाम निम्न में से क्या करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा करने की घोषणा की है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर बलौदा बाजार के दामाखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध सदगुरु कबीर संत समागम का आयोजन किया गया।
यहाँ माघ मेला के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा करने की घोषणा की है। सदगुरु कबीर संत समागम माघ मेले का आयोजन वर्ष 1905 से प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, राजिम कुंभ कल्प का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 फरवरी से 8 मार्च तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के तीर्थ नगरी राजिम में होने वाले कुंभ कल्प में इस बार भारत की सनातन परंपरा की अद्भुत झलक दिखाई देगी। प्रदेश में राजिम के त्रिवेणी संगम पर राजिम कुंभ कल्प का आयोजन इस वर्ष 24 फरवरी 2024 माघ पूर्णिमा से 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि तक आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजिम मांगी पुन्नी मेले का नाम बदल दिया है और अब इसे राजिम कुंभ कल्प के नाम से जाना जाएगा। राजिम कुंभ कल्प का इस बार की थीम जो है वो रामोत्सव है। मुख्य मंच अयोध्या धाम के रामलला मंदिर की तरह होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो राजिम मांगी पुन्नी मेला जो नाम था उस मेले का, उसको छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने बदलकर राजिम कुंभ कल्प कर दिया। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 24 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक होगा और इस बार की थीम जो है ना वो रामोत्सव है, मतलब रामलला मंदिर की तरह इस बार सजेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा किसको इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य को नवाजा गया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण सीबीडीए को छत्तीसगढ़ ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में विजेता बना है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा विगत एक दशक से भी अधिक समय से जैव ईंधन तथा जैव ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण किसानों और हितग्राहियों को जोड़कर उल्लेखनीय काम किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 21 फरवरी को नई दिल्ली में यह पुरस्कार सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित सरकार को प्रदान किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से छत्तीसगढ़ राज्य को नवाजा गया है। किस श्रेणी में नवाजा गया है? आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में नवाजा गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैनपाट महोत्सव 2024 का आयोजन कब से किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 फरवरी से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मैनपाट महोत्सव 2024 का 3 दिवसीय आयोजन 23 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। मैनपाट में रोपाखार जलाशय के निकट यह महोत्सव किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मैनपाट महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। मैनपाट सनातन और बौद्ध संस्कृति दोनों का समागम है, यह मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने स्पीच के दौरान कहा है। मुख्यमंत्री जी ने नर्मदापुर में झंडा पार्क निर्माण के लिए 1 करोड़ व मैनपाट महोत्सव के लिए प्रति वर्ष 50 लाख की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की है। अगला प्रश्न है, देश की 6वीं साइंस सिटी या विज्ञान नगरी छत्तीसगढ़ में कहां बनने जा रही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में बनने जा रही है। देश की 6वीं साइंस सिटी या विज्ञान नगरी छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनने जा रही है। इसको बनाने में केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% का फंड दिया जाएगा। इसके निर्माण के लिए प्रस्तावित लागत 232 करोड़ रुपए तय की गई है। यह देश में चौथी साइंस सिटी होगी जिसे केंद्र विकसित करेगा। इससे पहले कलकत्ता, गुवाहाटी, देहरादून में इसी मॉडल पर साइंस सिटी बनाई गई है। इसके अलावा अहमदाबाद और पंजाब के कपूरथला में राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल में साइंस सिटी का निर्माण करवाया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देश की 6वीं साइंस सिटी बनने जा रही है रायपुर में, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बनाया है उस हिसाब से, मतलब केंद्र सरकार के हिसाब से बनाई गई चौथी साइंस सिटी होगी और बाकी दो जो साइंस सिटी है ना वो अहमदाबाद और पंजाब की राज्य सरकार ने निर्माण करवाया है। तो देश की 6वीं है और केंद्र सरकार द्वारा विकसित की गई चौथी साइंस सिटी है जो रायपुर में बनेगी। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को
राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ से भाजपा के राज्यसभा सांसद उम्मीदवार राजा देवेंद्र प्रताप सिंह निर्विरोध चुन लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को समाप्त हो रहा है। देवेंद्र प्रताप सिंह रायगढ़ के तत्कालीन गोंड शाही परिवार के वंशज और रायगढ़ जिले के लैलूंगा से मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भाजपा के राज्यसभा सांसद उम्मीदवार कौन है? राजा देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो चुन लिए गए हैं। किसकी जगह लेंगे? सरोज पांडे जी की जगह लेंगे। और ये किस जिले से संबंधित है? रायगढ़ जिले के लैलूंगा से संबंधित है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी कहां स्थापित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिलाई में स्थापित है। तो देश का 23वां आईआईटी जो है ना, वो भिलाई में स्थापित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 एकड़ में बने भिलाई आईआईटी के स्थायी कैंपस, कवर्धा और कुरुद केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया है। आईआईटी कैंपस करीब 400 एकड़ में बना है। यह देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी है। भिलाई आईआईटी का निर्माण 8 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1090 करोड़ 18 लाख रुपए आईआईटी के लिए स्वीकृत किए गए थे। भिलाई आईआईटी में निर्मित भवनों के नाम छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों और पर्वतों के नाम पर रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअली शुभारंभ किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 21 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्यों एवं 1500 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण के कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। इसमें 2700 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और 83 रोड ओवरब्रिज व अंडरब्रिज का निर्माण भी शामिल है। और इस 21 रेलवे स्टेशनों में कौन कौन से शामिल है? जिसमें कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, सरोना, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाई नगर, हथबंद, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, जांजगीर, नैला, चांपा, बाराद्वार, दल्ली राजहरा, निपनिया, मंदिर हसौद, भिलाई के स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का जो अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत 32 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य तीव्र गति से चालू है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कुल 32 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे स्टेशन शामिल है? 32 रेलवे स्टेशन शामिल है, जिसमें से ना 26 जनवरी को 21 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों की आधारशिला रखी थी। और इस 7 स्टेशनों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद शामिल है। इन स्टेशनों के पुनर्विकास में 1660 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। ठीक है, क्लियर है? तो 6 अगस्त 2023 को जो पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई थी, उसमें 7 स्टेशन शामिल थे, जो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा नेवरा, अकलतरा और भिलाई पावर हाउस और महासमुंद। ठीक है, और लेकिन अभी जो 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिस कार्यों का पुनर्विकास का कार्यों का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसमें 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और छत्तीसगढ़ से कुल 32 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। इस चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इस चीज को आपको यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए मिशन बी योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में किया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 जिलों में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता एवं कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप के विभागों के लिए 5,608 करोड़ 54,69,000 रुपए के अनुदान मांगे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में हरियाली के प्रसार हेतु वन क्षेत्रों में हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 2,431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे।
राज्य के नैसर्गिक पर्यटन केंद्रों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना किया जाएगा और साथ ही साथ मानव हाथी द्वंद को रोकने के लिए मिशन बी योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में किया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में छत्तीसगढ़ की प्रथम माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में प्रथम माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी में स्थित छत्तीसगढ़ की प्रथम माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। यह अत्याधुनिक प्रयोगशाला 4.33 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रायपुर के कालीबाड़ी में है छत्तीसगढ़ की प्रथम माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां झंडा पार्क बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदापुर में झंडा पार्क बनाया जाएगा। 23 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मैनपाट महोत्सव के लिए 50 लाख रुपए देने के साथ नर्मदापुर में झंडा पार्क बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने की है। 415 मीटर ऊंचा तिरंगा झंडा के लिए 1 करोड़ रुपए भी देने का ऐलान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैनपाट महोत्सव 2024 का 3 दिवसीय आयोजन 23 फरवरी से 25 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि छत्तीसगढ़ के पंचमढ़ी भी कहा जाता है, किसको? मैनपाट को कहा जाता है। ठीक है, अपन यहाँ पे मैनपाट महोत्सव के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि छत्तीसगढ़ की पंचमढ़ी के नाम से मैनपाट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। अफ्रीकी देश युगांडा के कंपाला में 25 फरवरी को संपन्न हुए युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस जीत के साथ ही आकर्षि ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में खेलने की पात्रता हासिल कर ली है। इन्होंने फाइनल में भारत की ही श्रुति मुंदादा को हराया है। इस जीत के साथ ही आकर्षि कश्यप अब 23 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होने वाले जर्मनी सुपर 300 प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाएंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शाकंबरी महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, रायपुर में किया गया है। शाकंबरी महोत्सव का आयोजन रायपुर के अभनपुर के खारपा में किया गया है। इस महोत्सव में धर्मस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शाकंबरी देवी को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। उन्हें वनस्पतियों की देवी के रूप में पूजा जाता है। शाकंबरी महोत्सव वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से दूसरा तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शाकंबरी देवी को निम्न में से किसका अवतार माना जाता है? तो यहाँ पे आपको देवी दुर्गा, देवी अम्बा ऐसे दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, शाकंबरी देवी को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है और शाकंबरी महोत्सव का आयोजन रायपुर जिले के अभनपुर के खारपा में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 पदक जीते हैं। बिहार के पटना में आयोजित जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल में छत्तीसगढ़ ने 2 पदक जीते हैं। जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल के बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ ने रजत और बालिका वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।